हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल लेजी लर्नर्स। तो अपन ने सेकंड चैप्टर साइंस का एक्सप्लोरेशन बुक का अपन ने स्टार्ट कर लिया था। वो चैप्टर फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया था। आज अपन सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं और सेकंड पार्ट में अपन को सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट करना था। तो सबसे पहले व्हाट इज द सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल। ठीक है, जनरली जनरली आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। जैसे मान लो ये एक सेल है तो इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होगी सेल मेम्ब्रेन। बट प्लांट्स में या बैक्टीरिया एल्गी में कुछ कुछ यहाँ पे आपको सेल वॉल पे देखने को मिलेगी, वो अपन बाद में डिस्कस करते हैं। ओके, सो सेल मेम्ब्रेन इज व्हाट? द कवरिंग ऑफ द सेल। और ये क्या करती है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल के कंटेंट को अलग करती है। ठीक है, स्ट्रक्चरली इसका स्ट्रक्चर पढ़ना था। स्ट्रक्चरली द सेल मेम्ब्रेन इज एक्सट्रीमली थिन। कितनी होती है? बहुत ही पतली होती है। अबाउट 7 to 10 नैनोमीटर्स मिलीमीटर थिक। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। सबसे इम्पॉर्टेंट, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है जिसको अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, एक तो ये एक्सट्रीमली थिन होती है। कितनी? 7 to 10 नैनोमीटर्स तक। और ये बनी हुई किसकी होती है? लिपिड्स की, जिसको फैट भी बोल सकते हैं, और प्रोटीन से। किसकी बनी होती है? लिपिड्स की एंड फैट की। और इसके लिए अच्छा, जब स्टडीज चल रही थी ना तो पता लगाना था कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है। तो इसके लिए एक मॉडल आया था जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। क्या नाम है? फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। और इसको किसने दिया था? संगर एंड निकोलसन ने। किसने दिया था? संगर एंड निकोलसन ने। ठीक है, द मेम्ब्रेन हैज अ लिपिड बाइलेयर। मेम्ब्रेन में क्या होती है? लिपिड की बाइलेयर होती है। मतलब दो लिपिड की लेयर होती है। टू लेयर्स ऑफ स्पेशल फैट मॉलिक्यूल्स विथ वाटर अट्रैक्टिंग हेड्स टूवर्ड्स आउटवर्ड्स एंड वाटर रिपेलिंग टेल इनवर्ड्स। अब देखो, ये स्ट्रक्चर देखो, ये लिपिड बाइलेयर है। ठीक है, अब इस लिपिड बाइलेयर में क्या हो रहा है? ये जो टेल दिख रही है, ये सारी क्या है? ये लिपिड की टेल है। और ये क्या है? ये लिपिड का हेड वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हो गई लिपिड की बाइलेयर। अब ये जो लिपिड की टेल है ना, ये लिपिड की टेल दिख रही है, ये सारी लिपिड की टेल्स हैं। ये क्या है? ये है हाइड्रोफोबिक। इनको क्या लगता है? पानी से डर लगता है। तो ये अंदर की साइड है। और ये जो हेड मॉलिक्यूल्स हैं लिपिड बाइलेयर के, वो वाटर लविंग है, हाइड्रोफिलिक है, तो वो आउटवर्ड्स रहता है। ओके, और इनके आसपास क्या मिलेंगे? देखो, प्रोटीन मिलेंगे। स्पेशल वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन्स आपको देखने को मिलेंगे। इनका अलग अलग नाम होता है। इंटीग्रल प्रोटीन होता है, सरफेस प्रोटीन होता है। मतलब जहां जहां इनकी पोजीशन है उन पे डिपेंड करता है इनका नाम। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड की और प्रोटीन की। और लिपिड भी कैसा होता है? बाइलेयर में होता है, जिसमें जो वाटर लविंग पार्ट होता है वो आउटवर्ड्स रहता है। वाटर फोबिक पार्ट मतलब हाइड्रोफोबिया टेल को होता है, तो फिर वो टेल अंदर रहती है, उसे पानी से डर लगता है। ओके, विथ प्रोटीन एम्बेडेड इन देम। उनके अंदर प्रोटीन घुसे हुए होते हैं, धसे हुए होते हैं। द मॉलिक्यूल्स कैन मूव साइडवेज, फ्लिप एंड रोटेट विद इन द मेम्ब्रेन। मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं? फ्लिप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। हैंस इट इज कॉल्ड अ फ्लूइड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन एक्ट लाइक गेट कीपर्स इन हेल्पिंग सब्सटेंसेस पास थ्रू। प्रोटीन किसकी तरह काम करते हैं? गेट कीपर्स की तरह, कि अंदर जाना है अंदर जाओ, बाहर जाना है तो बाहर जाओ। ओके, सिंस द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन टाइल्स इन अ मोज़ैक, इट इज कॉल्ड द मोज़ैक मॉडल। इसको ऐसा लगता है जैसे टाइल्स लाइक अरेंजमेंट है, तो इसको मोज़ैक मॉडल बोल दिया। All living cells communicate with their surroundings and their neighboring cells through the cell membrane. कम्युनिकेशन, सारी सेल्स कम्युनिकेट किसकी हेल्प से करती है? सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से। तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या हो गया? टू इनिशिएट और टू कम्युनिकेट। टू इनिशिएट कम्युनिकेशन और सिंपली टू communicate. However, cells of plant, fungi and bacteria have an additional layer around the cell membrane called the cell wall. ये मैंने अभी आपको बताया था, है ना? प्लांट, फंजा, बैक्टीरिया या कुछ कुछ एल्गी भी शायद हो सकते हैं जिनके पास सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी एक और मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसको सेल वॉल बोलते हैं। व्हाट डू यू थिंक इज द नेसेसिटी ऑफ द सेल वॉल इन दिस सेल? तो सेल वॉल की क्या जरूरत है इन सेल्स में? सेल वॉल की एक ही जरूरत है यहाँ पर, प्रोटेक्शन। ठीक है, एक प्रोटेक्शन है और दूसरा स्ट्रेंथ है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। Now let us come to cell wall, the outer covering of the cell. इसे अपन कह सकते हैं outer most covering of the cell. In general, plant cannot move from place to place.
प्लांट मूव कर सकते हैं क्या? नहीं। तो प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सो दे नीड अ रिजिड स्ट्रक्चर टू विथस्टैंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस लाइक विंड रेन। अब देखो बारिश आती है, हवाएं चलती है तो कितनी जोरदार आती है, आंधी चलती है, तूफान चलती है, तो इसमें क्या प्लांट एक जगह से दूसरी जगह मूव करके अपन खुद को तो नहीं बचा लेगा वो, है ना? वो मूव नहीं कर पाता है, इमोबाइल है वो, तो वो मूव नहीं करेगा। तो उसको उसके अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जो उसको खराब ना होने दे, टूटने ना दे, उसका जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहे। तो इसीलिए इनके पास होती है सेल वॉल प्रोटेक्शन के लिए और स्ट्रेंथ के लिए। Therefore, plant cells have an additional covering outside the cell membrane. कहाँ होती है? Outside होती है, called a cell wall. Cell wall also helps leaves and flowers remain firm and maintain their shapes and help plants stay upright. तो सेल वॉल का फंक्शन क्या है कि मेंटेन करना है शेप्स को और अपराइट मतलब सीधे खड़े रहे, है ना, लीव्स को, फ्लावर्स को, ठीक है, मतलब इन जनरल उनका स्ट्रक्चर मेंटेन करना है उनको। Although rigid, the cell wall is permeable, which means water and some dissolved minerals can pass through it. सेल वॉल रिजिड तो है, रिजिड है मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है, थोड़ी हार्ड है, बट फिर भी परमिएबल है। परमिएबल मतलब क्या? कि वो किसी वाटर मॉलिक्यूल को या किसी मिनरल के मॉलिक्यूल्स को अपने थ्रू आर पार पास होने दे सकती है। Along with the selective permeability of the cell membrane, the permeability of cell wall helps plant absorb water from nutrients from the soil. अब ये देखो, दो, एक अपन ने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी, एक अपन ने अभी सेल वॉल पढ़ी है, दोनों ही क्या करती है? परमिएबल है। अब जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिव परमिएबल है। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? कुछ कुछ चीजों को ही अंदर आने देती है या बाहर जाने देती है, बट जो सेल वॉल है वो इन जनरल परमिएबल है। तो ये दोनों मिलके क्या हेल्प करते हैं कि जो प्लांट्स है वो रूट में से वाटर ले ले। वाटर कहाँ आता है? सेल में आता है। तो सेल परमिएबल होना जरूरी है ना, ताकि वो पानी को अपने अंदर ले। अगर वो मान लो सेल परमिएबल ही नहीं है तो वो पानी को अंदर कैसे लेगी? और पानी को अंदर नहीं लेगी तो सेल फोटोसिंथेसिस कैसे करेगी, है ना? तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों मिलके क्या करते हैं? वाटर और अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स या अब्सॉर्ब मिनरल्स को क्या करते हैं? अपने अंदर ले लेते हैं। When we place a ruyu leaf or an onion peel in the concentrated sugar solution, the plant cell lose water due to osmosis. देखो किसी भी प्लांट लीफ को या प्लांट के स्ट्रक्चर को, मान लो लीफ का कोई पार्ट ले लिया, है ना, अनियन पील का कोई पार्ट ले लिया, उसको कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में रखोगे। अब देखो इसका कहने का मतलब क्या है? मान लो ये सेल है, क्या है? सेल है। इसको क्या कर दिया? इसको रख दिया, और ये मान लो कि कोई एपरेटस है जिसके अंदर मान लो ये अनियन पील का सेल है। इस अनियन पील के सेल को किस में रख दिया? कंसंट्रेटेड शुगर के सोल्यूशन में रख दिया। किस में रखा? कंसंट्रेटेड शुगर के सोल्यूशन में। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बाहर बाहर की तरफ क्या होगा? वाटर का लेवल कम होगा, क्योंकि बाहर क्या है? सॉल्यूट शुगर ज्यादा है, क्योंकि शुगर शुगर कंसंट्रेटेड है। तो यहाँ पर क्या होगा? सल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। अगर यहाँ सल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो यहाँ सल्यूट का कंसंट्रेशन कम होगा। और अगर यहाँ सल्यूट का कंसंट्रेशन कम है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। और यहाँ अगर सल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है? कि यहाँ वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा, यहाँ वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा, है ना? अब देखो पानी यहाँ ज्यादा है, पानी यहाँ कम है, तो सेल से बाहर की तरफ जाएगा पानी, मतलब कौन सा सोल्यूशन है? हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। तो सेल की क्या हो जाएगी? साइज छोटी हो जाएगी, सेल श्रिंक कर जाएगी। बस वही लाइन यहाँ लिखी है कि व्हेन वी टॉक अबाउट placing a onion peel cell in a concentrated sugar solution, what happens is that cell will shrink, right? Cell will shrink. लूज वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है तो पानी बाहर चले जाता है, तो सेल डू नॉट श्रिंक इन साइज। अच्छा, अब देखो यहाँ पर सेल ना श्रिंक नहीं होगी, ऐसा अपन आगे बढ़ के आए थे। नॉर्मली हो जाएगा, देखो सेल मेम्ब्रेन से तो पानी निकल सकता है, बट सेल वॉल आ गई, यहाँ रिजिड सेल वॉल आ गई, तो यहाँ पर क्या होगा? श्रिंक नहीं होगी, साइज रिमेन सेम रहेगी। उनकी जो साइज है वो उनका स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा। अभी जो सिनेरियो अपन ने पढ़ा था वो किसके लिए था? वो प्लांट सेल के लिए नहीं था, क्योंकि प्लांट सेल में तो क्या होता है? सेल वॉल होता है। ओके, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। द इनर कंटेंट ऑफ सेल श्रिंक्स एज द सेल मेम्ब्रेन पुल्स अवे फ्रॉम द इनर कंटेंट। श्रिंक होता है, जैसे मैंने अभी बोला कि सेल मेम्ब्रेन से तो कंटेंट निकल जाएगा बट सेल वॉल से नहीं निकल पाएगा, तो इससे क्या होगा कि स्ट्रक्चर मेंटेन हो गया।
ठीक है। एनिमल सेल्स सच एज चीक सेल्स डू नॉट हैव अ सेल वॉल, देयरफॉर व्हेन रिप्लेस्ड यहाँ पे लूज हो जाएगा और यहाँ पे श्रिंक हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बोला वो एनिमल सेल का केस है, प्लांट सेल का नहीं है। ठीक है, प्लांट सेल में क्या होगा, बाकी कंटेंट तो श्रिंक कर जाएंगे, जैसे मैंने अभी बताया कि श्रिंक तो हो जाएगा बट सेल वॉल से पानी बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर मेंटेन करने की जिम्मेदारी उसकी है। विथआउट अ रिजिड सेल वॉल एनिमल सेल्स कैन शेप इजीली, है ना, इजीली शेप चेंज कर लेते हैं, क्योंकि सेल वॉल तो है ही नहीं जो कि रिजिड होती है, स्ट्रक्चर चेंज करने नहीं देती है, तो ऐसी चीज तो एनिमल सेल्स में कुछ है ही नहीं, तो वो इजीली अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। दिस सेल्यूलर फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट द ओवरऑल मूवमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ एनिमल टिश्यू। अब देखो, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी है तो ये मूवमेंट करा सकती है ना, इजीली देखो, इजीली शेप चेंज हो रही है तो इजीली मूवमेंट होगा, और इजीली मूवमेंट होगा तो एनिमल सेल्स, एनिमल टिश्यूज फंक्शनिंग अच्छे से करेंगे। इसीलिए तो प्लांट सेल्स क्या होती है, इमोबाइल होती है, क्योंकि उनको चलने फिरने की कोई जरूरत तो है नहीं, है ना, वो इमोबाइल होते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं अपनी प्लेस पे, तो वहां सेल वॉल हो जाएगी तो भी उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। द प्लांट सेल वॉल इज प्राइमरीली मेड ऑफ सेल्यूलोज। प्लांट सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। बैक्टीरियल सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकिन की, है ना। और फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की, CHITIN, है ना। सेल्यूलोज क्या है, एक टाइप की कार्बोहाइड्रेट है, एक टाइप की शुगर्स हैं जो बहुत सारे ग्लूकोज से बनी है, मतलब ये ग्लूकोज का पॉलीमर है सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज इन अ डाइट एक्ट्स एज रफेज की हेल्पिंग इन डाइजेशन। सम microorganisms like fungi and bacteria also have a cell wall to provide protection and structural support to their cells। तो अभी मैंने बताया फंजाई के पास किसकी सेल वॉल होती है, काइटिन की, और बैक्टीरिया के पास किसकी होती है, पेप्टिडो ग्लाइकन की, पेप्टिडो ग्लाइकन की। ठीक है, ये पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। द सेल इंटीरियर, अब अपन सेल के इंटीरियर स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। अ कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम। यू हैव लर्न दैट मोस्ट सेल्स हैव थ्री बेसिक पार्ट्स। थ्री बेसिक पार्ट्स तो मोस्ट ऑफ द सेल्स में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सिलेक्टिवली परमीएबल होती है, साइटोप्लाज्म जो कि सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस होता है, और एक न्यूक्लियस। इतना समझ में आया। बेसिकली ये तीन चीजें तो आपको हर एक सेल में देखने को मिलेगी मोस्टली, है ना। अब देखो क्या क्या है वो। सबसे पहली बात प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ सेल मेम्ब्रेन की सॉरी सेल वॉल क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि जो सेल वॉल होती है वो एनिमल सेल्स में नहीं होती है ना। अपन इन जनरल सारी सेल्स की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारी सेल्स में होती है, साइटोप्लाज्म सारी सेल्स में होता है, और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होगा यूकेरियोटिक सेल्स में, और न्यूक्लियस प्रिमिटिव भी हो सकता है ना, वेल डिफाइंड नहीं होगा, वो होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, मतलब जनरली न्यूक्लियस तो होगा। In addition to the nucleus, the cytoplasm contains several subcellular components called organelles। देखो अब सेल्स में क्या होता है, ये तीन चीजें तो हैं, इनके अलावा भी साइटोप्लाज्म में क्या होती है, ऑर्गेनेलीज होती है, जिसको सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। मतलब अलग अलग ऑर्गेनेलीज होगी, जैसे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं वैसे सेल में अलग अलग ऑर्गेनेलीज है, वो क्या करेंगे, वो अलग अलग काम करेंगे। ठीक है, along with other substances present in it, most of which are only visible under a electron microscope। कुछ कुछ तो इतनी छोटी होती है कि वो सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही दिखेंगी। ठीक है, अब देखो ये एक टाइप की बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, ये क्या, एक बैक्टीरिया की सेल है जिसमें देखो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए इसको यहाँ न्यूक्लियोइड नाम दे रखा है। बैक्टीरियल सेल्स, क्योंकि बैक्टीरियल सेल्स कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब न्यूक्लियस के आसपास मेम्ब्रेन नहीं होगी, न्यूक्लियस के मटेरियल ऐसे सेल में बिखरे हुए पड़ेंगे, इसलिए उस पूरे रीजन को ना न्यूक्लियोइड बोलते थे, जहाँ पे आपको जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलेगा। अब ये क्या है, ये एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल में देखो इतना बड़ा वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस तो छोटा सा साइड में बैठा है। ठीक है, ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल में क्या होता है, देखो न्यूक्लियस सेंट्रल होता है, न्यूक्लियस बड़ा होता है एनिमल सेल में, प्लांट सेल में न्यूक्लियस छोटा होता है और पेरिफेरल होता है, मतलब सेंट्रल स्पेस नहीं लेता है न्यूक्लियस, सेंट्रल मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस वैक्यूल लेता है, क्योंकि प्लांट में कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको स्टोर करने की जरूरत होती है, तो वो वैक्यूल में वेस्ट प्रोडक्ट भी वैक्यूल में जाता है, स्टोरिंग की चीजें भी वैक्यूल में जाती है, तो वैक्यूल वहां पे साइज में बड़ा होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। यहाँ पर देखो ये प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, मतलब ये बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल में क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए इसको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये देखो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन दिख रही है, यहाँ पे देखो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन दिख रही है, मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, इसलिए ये दोनों ही किसका एग्जाम्पल है, यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है। किसका, यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है, और वो
प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सी? प्रोकैरियोटिक सेल। ओके। हाँ देखो यहाँ आ गया। अब बैक्टीरियल सेल्स लैक अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, सच सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल किसको बोलेंगे? ऐसी सेल जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ना हो और ऑर्गेनेलीज के पास खुद की मेम्ब्रेन ना हो, तो सबका मटेरियल ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा होता है सेल के अंदर, तो उसे प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियॉन्स मीन्स न्यूक्लियस। कैरियॉन का मतलब क्या होता है? कैरियॉन का मतलब होता है न्यूक्लियस। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स मोस्ट सेल्यूलर एक्टिविटीज टेक्स प्लेस डायरेक्टली इन द साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? देखो, मेम्ब्रेन तो होती नहीं ऑर्गेनेलीज के पास, तो सब ऐसे बिखरा हुआ पड़ा होता है सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, है ना। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? देखो, ये सेल है, सेल के अंदर पूरा फ्लूइड भरा हुआ होता है। इस पूरी सेल के फ्लूइड को साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और ये साइटोप्लाज्म में सारी एक्टिविटीज होती हैं सेल की, ठीक है। और सेल ऑर्गेनेलीज भी साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। In contrast, plant and animal cells have well-defined nucleus and several membrane-bound organelles. Such cells are called eukaryotic cells. Humans too, karyons means nucleus. जिनके पास होती है well-defined nucleus और membrane-bound organelles, ऐसी organelles जिनके पास उनकी membrane होती है, तो उनको अपन eukaryotic cells कहते हैं। More detail is given in table 2.2. 2.2 बाद में देखते हैं, आ जाओ 2.1 पे। देखो, अपन ने 3 बेसिक स्ट्रक्चर पढ़े थे। सेल मेम्ब्रेन तो तीनों में ही होगी। सेल वॉल बैक्टीरिया में होती है, प्लांट में होती है, एनिमल में नहीं होती। साइटोप्लाज्म में बेसब में होगा, ठीक है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है तो यहाँ पे नहीं होता, इन दोनों में होगा। प्रिमिटिव न्यूक्लियस बैक्टीरिया में होगा, इन दोनों में नहीं होगा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यहाँ नहीं होगा, इन दोनों में होगा, ठीक है। तो ये टेबल है, इससे अच्छा आपका रिविजन हो सकता है। हाँ, अब यहाँ देखो, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है यहाँ पर। प्रोकैरियोटिक सेल में प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोटिक सेल में प्रिमिटिव पुराना न्यूक्लियस नहीं होता, यहाँ यूकैरियोटिक सेल्स है, तो यहाँ पर अच्छा खासा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। यहाँ पर डायमीटर देखो 1 to 10 माइक्रोमीटर है, यहाँ 10 to 100 माइक्रोमीटर है। नंबर ऑफ सेल्स इन ऑर्गेनिज्म, ये यूजुअली यूनिसेलुलर होते हैं, ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं। यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आपको एब्सेंट मिलेंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे, और यहाँ आपको मिलेंगे। यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं मिलेगा और यहाँ मिलेगा। ये सब चीजें अपन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। Which of these cells are given in figure 2.10 fall into the categories of prokaryotic and eukaryotic cells? Figure 2.10. अच्छा, figure 2.10 तो we have discussed, no? Yes, figure 2.10, bacterial cell is the prokaryotic, plant cell and animal cell is the eukaryotic cells. Why do eukaryotic cell needs this organelles? अच्छा देखो, हाँ, ये क्वेश्चन बनता है ना। अब बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया है ना, बिना सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज के साथ भी तो रह रहा है उनका सेल, है ना। तो यूकैरियोटिक सेल्स को ऐसी ऑर्गेनेलीज की जरूरत क्यों है, वो अपन यहाँ देखते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इन डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज इंडिपेंडेंटली एट द सेम टाइम। इनमें क्या होता है कि सेम टाइम पे अलग अलग काम करते रहते हैं ये, तो अलग अलग काम एक ही जना थोड़ी करेगा, मतलब एक ही ऑर्गेनेली थोड़ी करेगी, एक ही सेल थोड़ी करेगी, तो ये काम बांट देते हैं। ये वाली ऑर्गेनेली ये काम करेंगी, ये वाली ऑर्गेनेली ये काम करेगी, तो यहाँ क्या होता है? डिविजन ऑफ लेबर होता है। ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में जनरली डिविजन ऑफ लेबर होता है, ये अपना काम बांट लेते हैं ताकि एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली अपन बहुत सारा काम कर सके, है ना। Cell membrane help in building new material, removing waste and providing energy to the cell. Cell organelle, cell organelle किसमें हेल्प करती है? नए मटेरियल बनाने में, वेस्ट हटाने में और एनर्जी प्रोवाइड करने में। They work together to perform all functions of a cell. In other words, a cell is like a tiny living factory with each of its part doing a specific job. हर एक पार्ट क्या करता है? स्पेसिफिक काम करता है वो, ठीक है। इसलिए यूकैरियोटिक सेल्स को मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की जरूरत पड़ती है। ओके, so let's move on to nucleus. Nucleus, house of coded instruction. What does this mean? House of coded instruction का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस में सारे coded instructions रहते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लो आप ना पेरेंट्स से गैमीट्स बनते हैं, तो अपन को पता है ऑन द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या होता है कि पेरेंट्स से गैमीट्स बनते हैं, है ना। मदर पेरेंट्स एंड फादर पेरेंट्स दोनों से हाफ ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं, वो यूनाइट करते हैं, जाइगोट करते हैं, और वहां पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो उनका जेनेटिक मटेरियल होता है। मतलब वो बताता है कि जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो कैसा बनेगा, उसका आई स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका हेयर स्ट्रक्चर क्या होगा, उसकी हाइट स्ट्रक्चर क्या होगा।
है ना? ये देखते हैं ना अपन, सिमिलैरिटी होती है ऑफस्प्रिंग एंड पेरेंट के अंदर। तो कैसे आती है वो उन क्रोमोसोम्स की वजह से आती है जो आधे-आधे दोनों पेरेंट से आके फ्यूज़ करके ज़ाइगोट बना के एक नया ऑर्गेनिज़्म बनाते हैं, ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर रहती है? वो इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है इस न्यूक्लियस में। इसलिए न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन। मतलब इसके पास वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आगे ऑर्गेनिज़्म कैसे फॉर्म करना है ना? द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग। आप देखो ये लेयर बहुत ध्यान रखनी है आपको, किसके पास डबल लेयर होती है, किसके पास सिंगल और किसके पास होती ही नहीं है। तो न्यूक्लियस के पास तो अपन ने देखा है डबल होती है। कवरिंग कॉल्ड अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियस की कवरिंग को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो सिंपल। सेल की कवरिंग को क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। वैसे न्यूक्लियस की कवरिंग को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। व्हिच आर स्पोर्स दैट अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। अब देखो, यहाँ पर देखो, इस डायग्राम में देखो, ये आपको पोर्स दिख रहे हैं? ये देखो, ये पोर है, ये पोर है, ये पोर है। ये सब पोर क्यों होते हैं? ताकि इस न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ मटेरियल है वो बाहर साइटोप्लाज्म में जा सके, और साइटोप्लाज्म के जो अंदर मटेरियल है वो अंदर न्यूक्लियस में आ सके। तो पोर होना तो जरूरी है ना, वरना इनका ट्रांसफर ही नहीं होगा चीजों का इनके आसपास, इनके अराउंड। The nucleolus is the dense round body in the nucleus where synthesis of ribosomal units takes place. न्यूक्लियस के अंदर भी बीच में देखो, ये डार्क डेंस कलर का न्यूक्लियोलस दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस होता है। यहाँ पे क्या होता है? राइबोसोमल यूनिट्स बनती है, मतलब यहाँ पर राइबोसोम्स बनते हैं। क्या बनते हैं? राइबोसोम्स बनते हैं। These subunits then exit the nucleus to cytoplasm where one large and one small unit assemble to form a ribosome. मतलब देखो यहाँ क्या होता है, इस न्यूक्लियोलस में तो क्या होता है? राइबोसोमल यूनिट्स बनती है। अब राइबोसोम में ना ऐसे और ऐसे करके दो यूनिट्स होती है, तो वो दोनों यूनिट अलग अलग बनेगी। कहाँ पर? न्यूक्लियोलस में। फिर ये न्यूक्लियर पोर से होते हैं, उस पोर से होते बाहर आएगी साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में ये दोनों कंबाइन कर जाएगी और पूरा एक राइबोसोम बना देगी, पूरा एक राइबोसोम बनाएगी। आया समझ में? द न्यूक्लियस कंटेन्स, देखो आगे, न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम विच आर विजिबल एज रॉड शेप। कैसे होते हैं? रॉड शेप होते हैं। बट इस क्रोमोसोम्स की भी ना शेप अलग अलग होती है। कभी क्रोमोसोम ऐसे ही पड़ा रहता है धागे की फॉर्म में, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, उसको क्रोमेटिन बोलते हैं, है ना? जब जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है सेल में, कुछ काम नहीं कर रहा, उसका भी कुछ काम नहीं है कि डिवीजन करूं, डिवाइड करूं, है ना? तो तब वो ऐसे ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में पड़ा रहता है सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। तो उसे अपन उस टाइम क्रोमेटिन बोलते हैं। बट जब जब सेल को डिवाइड करना होता है, तब वो ऐसे रॉड शेप स्ट्रक्चर बना लेती है, देखे होंगे। एक बार इसको मैं क्लियरली ड्रॉ करती हूँ। देखो ये बीच का सर्कल, ये रहा, इस बीच के स्ट्रक्चर को सेंट्रोमियर बोलता है। उसके पीछे काइनेटोकोर होता है, डिस्क, प्रोटीन डिस्क होती है। तो यहाँ पर देखो, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है किसका? क्रोमोसोम का, है ना? तो ये कैसे दिख रहे हैं? रॉड जैसे दिख रहे हैं। तो ये रॉड जैसे कब बनते हैं? ये रॉड जैसे तब बनते हैं जब इनको डिवाइड करना होता है। बाकी ऐसे पड़े हैं तो क्रोमेटिन कैसे होते हैं? वो थ्रेड लाइक होते हैं। बट जब सेल को डिवाइड करना है तो ये रॉड शेप जैसे दिखेंगे, और इन्हें अपन क्रोमोसोम्स बोलेंगे। Chromosomes contain information for inheritance of character from parents to next generation in the form of DNA। DNA की full form learn कर लो, deoxyribonucleic acid molecules। Chromosomes are composed of DNA specific proteins जिनको हिस्टोन प्रोटीन्स बोलते हैं। जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में पकड़ के रखते हैं, और दोनों मिल के क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम बनाते हैं। डीएनए नेगेटिवली चार्ज, स्पेसिफिक प्रोटीन जैसे हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज, तो दोनों को मिला के क्रोमोसोम्स बनते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। देखो डीएनए में कौन काम करता है? डीएनए में काम किसका है? जीन्स का। डीएनए में पूरे पे क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो अलग अलग जीन्स अलग अलग कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कोई हाइट है, कोई वेट है, कोई कलर है ना, कोई हेयर है, ठीक है, कोई लेंथ है, कोई ऑर्गेनेली कैसे फॉर्म करना है, सबकी इंफॉर्मेशन। ऑर्गेनेली तो नहीं, yes organ। In a non-dividing cell, this DNA is present as a part of chromatin material। Chromatin material is visible as an entangled mass of thread-like structure। Whenever the cell is about to divide, the chromatin material are organized, get organized into chromosomes। ये मैंने बता दिया आपको, this we have discussed it till here। प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। देयर डीएनए इज प्रेजेंट इन अ सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक प्रोटीन। द रीजन कंटेनिंग दिस जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस की जगह पर न्यूक्लियोइड बोलेंगे, क्योंकि वेल डिफाइंड
बाउंड्री मेम्ब्रेन वहाँ नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट भी है राइबोसोम। वी विल कंटिन्यू दिस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू एवरीवन। आपको ये वीडियोस और सीरीज एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज कैसी लग रही है आप कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक